नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय भारत। आज हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश का कार्यालय ओपन हुआ और हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी माननीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी और 2008 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक पूर्व विधायक बड़े भाई राजलाल बघेल जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट माननीय वरुण ठाकुर जी, तीनों महारथी आज हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। ओबीसी महासभा का कार्यालय ओपन हुआ है। आज सभी लोगों ने ओबीसी महासभा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक शपथ ली है और मैं आज अपने यथार्थ न्यूज 85 पर आप सभी लोगों को मैं चर्चा सुनाऊंगा। तीनों लोगों की आज आपके बीच में चर्चा होगी और मैं सबसे पहले बड़े भाई एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी से मैं कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आप बताइए कि दिल्ली में आज ओबीसी महासभा का कार्यालय ओपन हुआ, इसमें आपका क्या कहना है? इससे आपको क्या फायदे होंगे, इससे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी? दिल्ली प्रदेश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों का और चैनल के परिवार को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल में जिस प्रकार से देश के सच्चाई को बताने का कार्य कर रहे हैं और उसको लेकर आज ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसके तहत आज दिल्ली प्रदेश में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ से पूरे दिल्ली प्रदेश का संचालन किया जाएगा संगठन तौर पर। देश के अंदर जिस प्रकार से आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की, हर दूसरा आदमी ओबीसी, लेकिन संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं, उसको लेकर ओबीसी महासभा लगभग 10 वर्षों से संघर्ष सड़कों पर कर रहा है। पूरे देश के अंदर, चाहे कश्मीर को लेकर, कश्मीर को ले लीजिए, चाहे उड़ीसा को ले लीजिए, चाहे गुजरात को, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में अभी हमारे मोदी साहब ने भी कहा था दिल्ली की नगर निगम में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है और दिल्ली में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में बहुत जटिलता है, उसके विषय में आपके पास क्या सुझाव? देखिए, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, उस लागू सिफारिशों में ऐसा कहीं लिखा था कि कहीं हमको आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं लिखा था उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि आधा रिजर्वेशन देना। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसी सरकारों का कि जहां दिल्ली जैसी एक राजधानी, जहां पर पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम सारी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, ओबीसी महासभा मांग करता है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस बात के लिए भी हम कहना चाहते हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर लोकसभा का चुनाव में अगर अपनी खुद की भागीदारी चाहते हो तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी के लिए जो 27% आरक्षण नगर निगम में होना चाहिए वो अपने वचन पत्र में डालें और इस बात के लिए भी उनके राष्ट्रीय लेवल के नेता भी उस बात के लिए आश्वस्त करें इस पद को कि हम आपको अधिकार देंगे। केवल ऐसा नहीं कि केवल कहना ही हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी नहीं, ये चीज होना चाहिए जहां जिस सेक्टर में हमारे 340 में आर्टिकल में दिया हुआ है, हमारे कानून जो संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को हिस्सेदारी का जो 15(4) है, 16(4) है, जितने भी हमारे आर्टिकल रिजर्वेशन की पद्धति वाले जो भी आर्टिकल है वो है, तो वो सभी जगह लागू होना चाहिए। ओबीसी महासभा को मुझे लग रहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा 2023 के चुनाव कर पाएगी, लेकिन मुझे ओबीसी महासभा का कोई ज्यादा अच्छा एक्टिविटी दिखाई नहीं दी और ओबीसी महासभा का कोई ज्यादा बड़ा हमें काम मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन अब 2025 में दिल्ली में चुनाव का ऐसा तो नहीं होगा मध्य प्रदेश की तरह ओबीसी महासभा दिल्ली में भी कुछ काम न कर पाए? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, ये इस बात स्पष्ट है कि जो पूरे देश के अंदर आज सामाजिक न्याय के लोग जो ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, ये केवल आंदोलन नहीं हरा, ये ईवीएम के द्वारा हराया गया आंदोलन है जिसके कारण उनकी सरकार बनी। जहां जहां हम लोगों ने बोला था, हमारे वर्ग के लोगों ने बोला था, हम लोगों ने सोचा भी था कि हम
इतनी सीटों को अपने लोगों को जिताने का काम करेंगे। ईवीएम को तो हमारी जो पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, राहुल गांधी हैं और इसकी प्रेसिडेंट है, मायावती जी है, बहुजन समाज पार्टी की लीडर है और बहुत बड़ी लीडर है, और अखिलेश जी हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, वो लोग रोड पे क्यों नहीं बैठे ईवीएम के खिलाफ? आज आप चुनाव हार रहे हैं या कुछ हो रहा तो ईवीएम का नाम ले रहे हैं, फिर आप ये लोग चुनाव जो आयोग के पास रोड पे क्यों नहीं बैठे आप लोग? देखिए, ओबीसी महासभा के तौर पर हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। हमारे एक साक्षी हैं जो हमारे सीनियर एडवोकेट है वरुण ठाकुर जी के। अपना काम कर रहे हैं, वकील साहब अपना काम कर रहे हैं, अभी इलेक्शन बॉन्ड भी वकील साहब के द्वारा। मैं जो अपनी बात को पूरा तो कह लूं पहले, तो मेरा जो कहना था कि हमारे ओबीसी महासभा के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई और इसमें ये हमने एक पिटीशन लगाई थी, टेक्निकली पिटीशन लगाई थी कि जिस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा जब एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा उस मशीन को रख रखाव के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको रखने के लिए और उसमें सिस्टम डालने के लिए, उनको सिस्टम को सही करने के लिए कंपनी हायर की गई है, ये विश्वसनीय कैसे माना जाए जब उनके खुद इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में खुद लिखा हुआ है कि केवल इलेक्शन कमीशन अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होगा, यदि कोई कंपनी होगी वो अपनी कंपनी के कंपनी पर ही दायित्व रहेगा। इसका मतलब है कि ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश की धरती से लेकर पूरे देश से लेकर दिल्ली में भी 2025 में कुछ मेहनत करके कुछ अपना अलग रंग दिखाने की 100% हम लोग दिखाएंगे। हम लोगों ने आज कार्यालय से ये घोषणा की, अपने कार्यकर्ताओं को बैठक में पूरी तरह से इस बात को रखा कि 2024-2025 दिल्ली का हमारे मिशन है, इसको हम पूर्ण रूप से अपने पिछड़े वर्ग के SC ST OBC के हक अधिकार के लिए हम 2025 में इस काम को करके दिखाएंगे। हमारे लोग भी इसमें हिस्सेदारी के लिए, चाहे उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। और मैं मेरे बीच में अभी जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, माननीय राजलाल बघेल जी, मैं ये पिछले सरकार में 2017 की जो सरकार थी उसमें बड़े भाई हमारे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब राजलाल बघेल जी आपका, और मैं कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपने एक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, आपने क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए कुछ अलग मेहनत करके कुछ दिखाया? ओबीसी आयोग के माध्यम से आपको कुछ ओबीसी समाज के लिए कुछ ऐसा कुछ दिया कि आपने अध्यक्ष रहते हुए? ये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सवाल पूछा है, मैं इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओबीसी बैकवर्ड कमीशन का मैं चेयरमैन रहा हूँ। जब हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, मगर मैं जब चेयरमैन था तो पूरे प्रदेश में ओबीसी के लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम करवाया है। हमारे पढ़ाई में भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसकी अवधि कम थी, पहले उससे 80,000 रुपये आय प्रमाण पत्र बनता था कि 80,000 रुपये से ज़्यादा, मगर उसका 4 लाख आय की सीमा हुई है। और ये बहुत सारे मैंने काम किए हैं। तो ओबीसी के पहले हॉस्टल हुआ करते थे जिले पर, मगर मैं प्रदेश की तहसीलों तक हॉस्टल खुलवाने का काम किया है मेरे नेतृत्व में। ओबीसी के जितने लोग थे पहले केवल बॉय हॉस्टल हुआ करते थे, मगर मैंने उसमें गर्ल्स हॉस्टल भी तहसील प्लस पे, और उसमें नहीं बनने के कारण मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि किराए से लेके प्रदेश में खुले जाए, तो वो भी खुलवाने का काम किया है। मगर मैं केवल 8 महीना ओबीसी का चेयरमैन रहा, मैंने रिजाइन दे दिया था। मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो कभी नहीं हुए। एक बार हमारे ओबीसी कमीशन में डंगस जी बने थे IAS, उन्होंने भी परिवर्तन बहुत सारे किए। उसके बाद मैंने भी बहुत सारे परिवर्तन किए। जो लोग कई सालों से वहाँ में उस पर लगे थे मानदेय पे, उनको परमानेंट भी करने का काम मैंने किया है प्रदेश में। उससे मैंने बहुत सारे ऐसे अमूठे थे जो जातियां 10-10 साल से केस लड़ रही थी। ये जुडिशल पावर भी होता है, इसका पूरी ब्रांच करती है। तो मैंने उससे
में भी काम करने का काम किया है कि उनके तुरंत जो ओबीसी में नहीं आते थे तो उनको ओबीसी में लाने। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश में 14% है। अभी उसमें आयोग के अध्यक्ष रहे, उससे पहले भी अभी तक 70-75 साल की संविधान की अवधि के बावजूद भी 27% रिजर्वेशन अभी तक नहीं दे पाए हैं लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो दलित हैं ओबीसी समाज के लोग। तो वो उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं मिल वो पा रहा 50% की अवधि थी, अभी किसी सरकार ने तोड़ने का काम नहीं किया है। 20% एसटी का था, 16% एससी का था, 14% ओबीसी का था। अन्य राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में उतना एससी नहीं, एसटी नहीं है, इसलिए वहाँ 27 बढ़ा दिया गया है। यदि 50% की अवधि टूटेगी, सरकार कोई भी सेंटर की तोड़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा जितनी हिस्सेदारी है उतना मिलना है? चाहिए। नहीं, अब तो 50% की टूट गई ना, अब तो 10% की लोग भी दिया है, अब उन्होंने कहाँ हो जाता है 50%? उन्होंने दिया है, तो अब तो मगर अब तो 50% से पार हो गए। उस समय मैं जब बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन था तब हमको संवैधानिक दर्जा नहीं था। हमारी जो भी फाइल जाती थी वो अनुसूचित जनजाति आयोग में जाती थी पास होने के लिए, जब मैं चेयरमैन था। अभी वो संवैधानिक दर्जा मिला है, तो जब तक मैं चेयरमैन हट गया, संवैधानिक दर्जा होता तो फैसले हम खुद ही ले लेते। अच्छा, एक एक बात बताइए मुझे अध्यक्ष जी, आप जो जब आयोग के अध्यक्ष थे तो मुझे मध्य प्रदेश के जो ओबीसी आयोग का जो बजट क्या होता था साल का, जिससे ओबीसी के लोगों का वेलफेयर होता है, उसका बजट का क्या है? ओबीसी का कोई बजट नहीं होता है, आयोग का, निगमों का और सरकार का बजट होता है। ओबीसी तो जो भी काम फाइल करता है उससे वित्त विभाग से अपना एससी आयोग का बजट होता है? नहीं, कोई आयोग को बजट नहीं होता है। एससी एससी जो कोई भी फंड किसी भी आयोग का नहीं होता है, सिफारिश लेने पर वित्त विभाग से स्वीकृति दी जाती है। मतलब इसका कोई बजट नहीं होता? कोई बजट नहीं होता, क्योंकि वो आयोग है, खुद ही सक्षम है। वो जो आपने देखा होगा कि न्यायालय का कोई बजट नहीं होता जो खुद ही मजिस्ट्रेट उसको स्वीकृत कर सके, क्योंकि जुडिशल पावर था, हम किसी को बजट दे नहीं सकते। हम अपनी सिफारिशों को कर करके और सरकार को करते हैं, फिर उसके बाद में बजट उस सरकार से ले लेते हैं। तो अब आगे आपकी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आपकी क्या रणनीति है, ओबीसी को लेकर आपका क्या आगे क्या ऐसा योजना है? अभी हमारे यहाँ ओबीसी का बहुत अच्छा जागृति आई है। मैं ओबीसी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम ओबीसी के प्रति हमारी सभी समाजों की एक भावना बढ़ी है। उनके दिल में एक उद्दत पैदा हुआ है कि हम ओबीसी के लोग हैं और हमें ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ अभी चुनाव हुआ है हाल में ही, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के लोगों को लगा कि हम अच्छी जगह वोटिंग करेंगे। और अभी आने वाले समय में अभी चल रहा है चुनाव, और विधानसभा में भी हमारा रिस्पॉन्स रहा है, मगर हम ये कहें कि हम इसकी वजह से उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी यहाँ कमियां रही हैं, इसलिए हम चुनाव वो हारे। निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, हमें खुद ही की कमियों में सफलता नहीं मिल पाई है। ये तो बताते हैं तो देश के प्रधानमंत्री की ओबीसी है। वो प्रधानमंत्री ओबीसी हो सकते हैं, उनकी डिग्रियां आपके माध्यम से वो उजागर करें कि जो भी पहले वो सामान्य में थे फिर उन्होंने ओबीसी में शामिल कर लिया है, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र है तो ओबीसी स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप एससी एसटी में चले जाएंगे, कोई भी समाज चली जाती है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बड़े भाई वरुण ठाकुर जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जीत दिलाई है विपक्ष को। अगर विपक्ष को जरा सा भी होश रहेगा तो मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए घोटाले हुए हैं, सबसे ज्यादा घोटाला वर्तमान सरकार ने किया है, और इसको उजागर करने का काम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो फंड मिलता था उस फंड को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की थी उसकी जीत हुई। उसकी जीत की जो हकदार है वो हमारी बहन जया ठाकुर है। जया ठाकुर ने इस पिटीशन को लगाया था, उसके केस लड़ रहे थे बड़े भाई हमारे वरुण ठाकुर जी। तो मैं बड़े भाई से कहना चाहूंगा, वरुण ठाकुर जी से कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है, लोगों को बताएं, तो अपने हिंदी शब्दों में बताएं कि हर आदमी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में पता नहीं है। क्या है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, कौन सा ये जादू है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मैं सरल शब्दों में यही बताना चाहूंगा, ये एक प्रक्रिया है, एक रिश्वत लेने की प्रक्रिया। जैसे वैक्सीन बनाई पूना वाला ने, वैक्सीन का अप्रूवल हो गया, सारा कुछ हो गया और सारे लोगों को लगा दी गई, और उसमें कई सारी उनको इम्यूनिटी दे दी गई।
आज जो हमारे ये जो डेथ्स आ रही हैं, जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, क्योंकि प्रॉपरली चेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे ले लिए गए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें कंप्रोमाइज होती हैं, जैसे किसी के ऊपर रेड डाली गई, किसी कंपनी के ऊपर रेड, और फिर वो रेड बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी? कार्रवाई बंद इसलिए कर दी गई क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दिया गया। तो ये एक रिश्वत लेने का एक तरीका बना लिया था सरकार ने कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी इलीगलिटी करेंगे, मगर जब आप हमें पैसे दे देंगे तो हम उसको बंद कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला था, और ये धीरे धीरे इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है कि किस तरीके से लोगों को ये कंप्रोमाइज हुई। हम आपको कुछ काम देंगे, वो उसके बदले में कुछ हमें देंगे। इस टाइप का एक जो करप्शन का इशू था, वो अल्टीमेटली एक स्कीम के माध्यम से चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बगी साहब, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की जो आपने सरल भाषा में लोगों को बताने का प्रयास किया है, अब ये बताइए कि दिल्ली में जो नगर निगम की सीटें रिजर्व नहीं है ओबीसी की, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे क्या आगे चुनाव तक हम लोग इसको पिटीशन दायर करेंगे क्या? ये एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि स्टेट अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से सीटें आरक्षित कर सकती है। अब चूंकि दिल्ली सरकार ने कभी भी ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित नहीं की, इस कारण से ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडी में हमें नहीं मिल रहा। पर ये सही समय है, हमें पार्टियों के पास जाना चाहिए, चाहे वो जो भी पावर में हो, और हमें बताना चाहिए कि हमारे हक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्यों नहीं मिल रहे। क्योंकि सिर्फ इतना ही काम था कि उसको नोटिफाइड करना था कि ओबीसी को यहाँ पे 27% मिलेगा, 22% मिलेगा, या वॉट एवर भी परसेंटेज जो भी है उस हिसाब से फिक्स करके, क्योंकि आबादी के हिसाब से मिलना था। क्या बगी साहब, क्या ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, क्या ये लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि इनको ओबीसी के हिस्सेदारी की जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी बिल्कुल है। आप देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पिछले 100 साल, 1 साल 100 साल से पूरा हो गया, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमें अपनी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिला। आप इस 27% रिजर्वेशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो उस टाइम पे डाटा था मंडल कमीशन के पास में, क्योंकि उस टाइम पे जनगणना हुई नहीं थी, जातिगत गणना, तो 27% हमने एक मोटा मोटा आकलन लगाया था कि पूरे हिंदुस्तान में 27% आबादी है ओबीसी की, तो कम से कम अभी 27% दे दो। पर चूंकि आबादी का जो आंकड़ा धीरे धीरे निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 50% से ज्यादा है, तो हमें उस हिसाब से 50% से ज्यादा हमारे लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में एक प्रमोशन का मैटर था बालाजी का, उसमें कहा था कि 50% से ज्यादा प्रमोशन के मैटर में, वो भी दूसरा एससी के लेके था, उसमें कह दिया था, मगर उसमें अभी कंप्लीट बैरियर नहीं था। उसमें भी ये प्रावधान था कि वहाँ की आबादी या वहाँ के सरकमटेंसेस अगर हैं ऐसे, तो वहाँ 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसी कारण से साउथ में आप चाहे तमिलनाडु हो चाहे कर्नाटका हो, वहाँ पहले से ही 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा था। आज जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है, और जिनके खिलाफ में हमें रिजर्वेशन चाहिए था उनको तुरंत उन्होंने रिजर्वेशन दिया, जबकि वो लोग कहते हैं हमने तो मांगा भी नहीं रिजर्वेशन, फिर भी दे दिया गया है। तो हमें ये समझना हो गया कि लड़ाई, ये जो आज ऑफिस ओपन हुआ है, ये एक शुरुआत कह सकते हैं हमारे 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोग एक जगह बना पाए बैठ के काम करने की, और इस जगह के माध्यम से हम लोग पूरे एक हम इंस्टीट्यूट, इसको हम एक चैनलाइज करेंगे, एक हम लोग एक संगठन एक मजबूती देंगे, ताकि हम अपनी बातें सरकार के पास रख सकें मजबूती से, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन भी कर सकें। एक बात बताइए, आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो 70 साल से 75 साल से जो आजादी को, जो देश को लूट करके रखा है, और मैं कहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है, केजरीवाल सरकार है, इसने भी अनाप शनाप पैसा कमा रखा है। आपके ओबीसी समाज के पास, ऐसे समाज के पास, आपके पास संसाधन तो है नहीं, आप इनसे लड़ाई कैसे कर पाए? सर, हमारी लड़ाई 2 लोगों से है। एक तो हमारे जो सोए हुए लोग हैं, जो हमारे लोग नहीं जानते कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी लड़ाई उनसे भी है, हमें उनको जागरूक करना है। हमारी लड़ाई उनसे भी है जो हमारे खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो शोषण कर रहे हैं। तो हमें दोनों तरफ लड़ना है, हमें अपने लोगों को भी जागृत करना है, और हमें उन लोगों के खिलाफ आवाज भी उठाना है जो हमारे हक अधिकार छीनने बैठे हुए हैं। तो ये लड़ाई एक बड़ी लंबी लड़ाई है, और इस ऑफिस के माध्यम से एक बड़ी शुरुआत हुई है, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे एक परिणति की तरफ पहुंचेगी लड़ाई, और अच्छे परिणाम सामने आएंगे और लोगों को न्याय मिल पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ में तीनों लोग थे और हमारे जो मंत्री महोदय जी हैं, बड़े भाई धर्मेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो ओबीसी महासभा के लीगल एडवाइजर हैं, और हमारे सभी जो काम है इनको वरुण जी हमारे देखते हैं। तो सभी लोगों की तरफ से, चैनल की तरफ से आप तीनों मेहमानों को हमने जोरदार स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज कार्यालय की ओपनिंग हुई है, सैकड़ों लोग यहाँ कार्यालय के उद्घाटन में शामिल रहे। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। यथार्थ न्यूज़ 85 आप लोग सपोर्ट करें इसको, और इस चैनल के माध्यम से हम SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज